नमस्कार। मैं आज क्लास 10th का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 2 जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं को बताऊंगा। तो आपने क्लास 9th में 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। जॉब्स को भी हमने इन 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में मेनली नेचर से रिलेटेड जो काम होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, मिल्क है और मिनरल्स और माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी सेक्टर का एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में मेनली नेचुरल प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। एग्जांपल से समझाता हूँ। कॉटन को उगाना क्या हुआ? फार्मिंग सेक्टर का काम। और उस कॉटन से फैक्ट्री में कॉटन के कपड़े बनाना, ये सेकेंडरी सेक्टर का काम हो जाएगा। हम इसे सेकेंडरी सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का नेक्स्ट स्टेप होता है। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। पहले सेक्टर का नाम है टर्सरी सेक्टर। यह सेक्टर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, जैसे प्राइमरी में और सेकेंडरी बनाए थे ना, कोई नेचुरल प्रोडक्ट है, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। इसमें खाली ये सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सेक्टर खाली टर्सरी सेक्टर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह। टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट बात एक और यह है कि ये तीनों जो सेक्टर हैं वो सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक भी सेक्टर बंद हो गया या उसमें कोई भी कमी आ गई तो बाकी जो 2 सेक्टर होंगे उन पर भी नुकसान होगा। और अगर एक को फ़ायदा होता है तो इनडायरेक्टली बाकी दोनों को भी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन: इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, यानी साल में एक कंट्री में कितनी चीज़ें बनी या सर्विसेज प्रोवाइड की गई, उन सभी का टोटल उस कंट्री की जीडीपी होती है। और इससे हमें यह पता चलता है कि उससे उस कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। जीडीपी निकालनी है किसी कंट्री की तो हम जीडीपी ऑफ ए कंट्री बराबर जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीडीपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीडीपी ऑफ टर्सरी सेक्टर को ऐड करके निकालते हैं और हमें कंट्री की जीडीपी पता चल जाती है। जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही लिया जाता है। ध्यान रखना बेटा, जीडीपी में खाली फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही लिया जाता है। इतिहास बताता है हमारा कि पहले हमारी जो मेन ऑक्यूपेशन था वो फार्मिंग थी। हमारे देश के बहुत ज़्यादातर लोग फार्मिंग किया करते थे। फार्मिंग, फिशिंग कर रहे हैं और कैटल्स को पाल रहे हैं, रियरिंग कर रहे हैं, सब ज़्यादातर ये काम होता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज हुआ। फार्मिंग में लोगों ने थोड़ा रुचि लेना कम किया, इंडस्ट्रीज़ आ गई। अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो इंडस्ट्रीज़ तरफ भाई, जब मान लो कि मैंने बताया था आपको कि ज़मीन कम है और उस पर
लोग ज़्यादा हैं खाने वाले, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जो किसान के पास ज़मीन कम है और लोग खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो परेशानी होगी, खाने की परेशानी होगी। तो लोगों ने क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज़ बनी थी उस तरफ रुख करना चालू किया और वो सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ में काम करने लगे। अब काम करने लगे तो धीरे धीरे उनकी आमदनी हुई। आमदनी होने के बाद आदमी ने जो टर्सरी सेक्टर यानी पढ़ने लग गया, बच्चों को पढ़ाने लग गया, एजुकेशन देने लग गया, मतलब हेल्थ भी अच्छी हो गई, स्वास्थ्य बहुत सर्विसेज धीरे धीरे प्रोवाइड करने लग गया। तो फिर अब आदमी जब पढ़ने लग गया, पैसा आने लग गया उसके पास में, जब पढ़ाई करने लग गया, अच्छी उसका आमदनी होने लगी, तो मेन सेक्टर जो है वो टर्सरी सेक्टर बन गया और आदमी का खर्चा बढ़ गया, पैसा मिलने लग गया तो खर्चा ही बढ़ गया। यानी तीनों सेक्टर में बहुत ही, ये कह सकते हैं तीनों सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ। पहले के मुकाबले देखा जाए तो तीनों सेक्टर्स में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अब टर्सरी सेक्टर का ज़माना है। हर डेवलप्ड कंट्री की यही कहानी है कि पहले वहाँ प्राइमरी सेक्टर आया, फिर सेकेंडरी सेक्टर आया और अब टर्सरी सेक्टर मेन हो गया है। हर हमारी कंट्री नहीं बेटा, सारी कंट्रीज़ का यही है। इंडिया में सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, इंडिया के सेक्टर्स कैसे कैसे हुए, क्या क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। 1970 से लेकर 1971 में इंडिया की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा प्राइमरी सेक्टर का था। जीडीपी का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा प्राइमरी सेक्टर देता था और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की जीडीपी बराबर थी। यानी मान लो 100% है तो 50% क्या दे रहा है, वो दे रहा है प्राइमरी सेक्टर और 25% कौन दे रहा है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर दे रहा था। परंतु 2011 में तीनों सेक्टर्स की जीडीपी बहुत बढ़ी, लेकिन इस बार फर्स्ट पोजीशन पर टर्सरी सेक्टर था, सेकंड पर सेकेंडरी सेक्टर था और थर्ड पर प्राइमरी सेक्टर था। तो ऐसा क्या हुआ कि 2011-12 में टर्सरी सेक्टर की जीडीपी बढ़ गई अचानक से, यानी ग्रोथ ऑफ टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड हॉस्पिटल्स, स्कूल, पुलिस, आर्मी, कोर्ट्स, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा, which are basic needs of the country and they are part of टेरिटरी सेक्टर। यानी गवर्नमेंट ने स्कूल्स, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उन्हें डेवलप किया और यह सब टर्सरी सेक्टर में आते हैं। सेकंड पॉइंट है, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर and industries have also led the development of tertiary sector। यानी अभी 30 से 40 साल में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है और क्योंकि यह सेक्टर इंटरडिपेंडेंट हैं, बताए थे मैंने आपको पहले पीछे, तो इन दोनों सेक्टर्स का फ़ायदा टर्सरी सेक्टर को भी हुआ। थर्ड पॉइंट है, एज इनकम लेवल रेज्ड, शॉपिंग, टूरिज्म, मूवी वॉचिंग ETC बिकेम मोर कॉमन। यानी कि लोगों की इनकम टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो लोगों ने अब लोग खर्चा भी कर रहे थे, जैसे बाहर खाना खाने जाना, शॉपिंग करना, मूवीज़ देखना वगैरह वगैरह, और यह सब टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज हैं। फोर्थ, न्यू सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। यानी पिछले 20 सालों में एक नई इंडस्ट्रीज़ जिसका नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यह बहुत तेज़ी से ग्रो हुई और IT टर्सरी सेक्टर में आती है। एग्ज़ाम्पल हो गया गूगल,
व्हाट्सएप जो आप सब चलाते हैं ये सब, इसलिए इंक्रीमेंट हुआ। फिफ्थ पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया गिव बूस्ट टू टेरिटरी सेक्टर बाय डेवलपिंग ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ट्रेड एक्सेट्रा। यानी इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फसलों का प्रोडक्शन बढ़ गया, तब फसलों के लिए ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ट्रेड जैसी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई और यह टर्सरी के पार्ट हैं, तो टर्सरी सेक्टर और भी ज़्यादा डेवलप हो गया। अब आता है शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कितनी लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं, कितने लोग कौन सेक्टर में काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में 49% पॉपुलेशन इंडिया की काम करती है। सेकेंडरी सेक्टर में 24% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की काम करती है और टर्सरी सेक्टर में 27% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की काम करती है। लेकिन शेयर ऑफ सेक्शंस इन जीडीपी, यानी कि जीडीपी में कितना शेयर है इनका, यानी कितना हिस्सा है इनका सेक्टर्स का जीडीपी में, वो देखते हैं। तो प्राइमरी का हिस्सा है 15%, यानी 15% सेकेंडरी का हिस्सा है 27% और ऑलमोस्ट 58% हिस्सा जो है वो टर्सरी सेक्टर का है। तो देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा जीडीपी से में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, है ये तो होना चाहिए था भाई। जीडीपी में कम क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो क्वेश्चन क्या रेज होता है, वाई देयर आर मोर पीपल इन प्राइमरी सेक्टर एंड लेस इन टर्सरी सेक्टर। पहला तो ये है, टर्सरी सेक्टर में एजुकेशन और स्किल्स को बहुत ज़रूरत होती है और वह हर किसी के पास नहीं होती। सेकंड पॉइंट है, टर्सरी सेक्टर में बहुत कम जॉब जनरेट होती हैं या क्रिएट होती हैं। क्लास 9th में आपने डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा होगा। उस डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट को अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। यह वह लोग होते हैं कि मान लो कि एक खेत में 5 लोग की ज़रूरत है और काम करने की, परंतु वहाँ पर 8 लोग काम कर रहे हैं, तो उसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इसमें लेबर का एफर्ट डिवाइड हो जाता है। यह मेनली हमें प्राइमरी सेक्टर्स में ही देखने को मिलता है। तो अब बात यह आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट लोग हैं, इन्हें हम कैसे रोज़गार दे सकते हैं। क्वेश्चन है, हाउ कैन मोर जॉब्स बी क्रिएट। फर्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू फार्मर सो दैट they can do farming with the best tools and practices, multiple cropping to remain employed throughout the year। यानी जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें गवर्नमेंट चीप लोन देकर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, क्योंकि पहले वो साल में एक ही क्रॉप उगाते थे और लोन की मदद से वो ट्यूबवेल्स, मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर लेकर एक साल में कई बार फसल कर सकते हैं और पूरे साल एम्प्लॉयड रहेंगे। सेकंड है, गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्ट न्यू रोड्स। यानी सरकार हर विलेज की रोड को कनेक्ट कर सकती है और बहुत सारे लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। थर्ड है, गवर्नमेंट कैन लोकेट इंडस्ट्रीज नियर सेमी रूरल एरियाज वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड। यानी गवर्नमेंट सेमी रूरल एरियाज़ में फैक्ट्री सेटअप करके
एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। फोर्थ है 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर। एक शोध के अनुसार यह पता चला है कि इंडिया में 2 से लेके 29 साल के मात्र 52% स्कूल अटेंड करते हैं। बच्चे जो होते हैं 2 साल से 29 साल के बीच में, इस एज के बच्चे मात्र 52% स्कूल अटेंड करते हैं। तो गवर्नमेंट अगर स्कूल और कॉलेजेस बनवा दे तो 20 लाख लोगों को रोज़गार मिल सकता है। फिफ्थ है 35 लाख प्लस जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन टूरिज्म सेक्टर। अगर प्लानिंग कमीशन की माने, अगर इंडिया टूरिज्म पर ध्यान दे, जो टूरिस्ट आते हैं घूमने पर ध्यान देगा, तो 35 लाख से भी ऊपर लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो बेटा ये सब जो होते हैं वो सब लॉन्ग टर्म प्लान हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है, शॉर्ट टर्म प्लान पर ज़्यादा फोकस करती है। जैसे एक प्लान है नरेगा नाम का, आपने सुना होगा, फिफ्थ आप पढ़ते आ रहे हो, 8th क्लास से 9th क्लास में पढ़ाया था। नरेगा जो 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था और अभी तक चल रहा है। तो आपको नरेगा के बारे में पता होगा कि यह पहले 200 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था और अब वो फ़िलहाल 225 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, 625 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। इसके तहत जिन लोगों के पास काम नहीं होता उन्हें गवर्नमेंट 100 दिन के लिए काम देती है, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, यानी उनसे बिना कोई काम कराए उन्हें सैलरी दी जाती है। अगला टॉपिक है, ध्यान से समझना क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। टॉपिक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की। फर्स्ट पॉइंट है, ऑर्गेनाइज सेक्टर बिजनेस गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होता है और इनके रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, द फैक्ट्री एक्ट, लेबर लॉज वगैरह वगैरह। सेकंड पॉइंट है, जो लोग एक सेक्टर में काम करते हैं उनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, यानी बिना किसी वजह से उनको उनकी जॉब से निकाल नहीं सकते। थर्ड पॉइंट है, इस सेक्टर में जो काम करते हैं वो सिर्फ लिमिटेड आवर्स के लिए ही, यानी लिमिटेड घंटों के लिए ही काम करते हैं, और वो लिमिट है 48 आवर्स इन ए वीक। अगर कोई उससे ज़्यादा काम करता है तो उससे ओवर टाइम काम करने के एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, इस सेक्टर में लोगों को पेड हॉलीडेज़ भी मिलते हैं, यानी अगर कोई छुट्टी पर चला जाए तो उसकी सैलरी नहीं काटी जाती। नेक्स्ट है, इस सेक्टर में वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे पानी, पीने का पानी जो होता है, सेफ इक्विपमेंट्स की मदद होती है। सिक्स्थ पॉइंट है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। जो बिज़नेस होता है वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं होता है और यह गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस भी फॉलो नहीं करते हैं। इस सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, लोग कभी भी निकाले जा सकते हैं। इनके काम करने के कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होते हैं और ओवर टाइम काम करने के कोई पैसे नहीं दिए जाते। इनको कोई पेड हॉलीडेज़ नहीं मिलते। इनकी वर्किंग कंडीशन बहुत बेकार होती है। और नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, रिटायरमेंट के बाद इनको कोई भी पेंशन नहीं दी जाती है सेक्टर के अंदर। हमारा
अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो कंपनीज आती हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड करती हैं। इनका मोटिव होता है लोगों की सेवा करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया इंडियन रेलवे है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, वगैरह वगैरह। प्राइवेट सेक्टर वो कंपनीज होती हैं जो कोई अकेला आदमी या लोगों का समूह ओन करता है। इनका मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा या प्रॉफिट कमाना। एग्ज़ाम्पल टाटा मोटर्स है, रिलायंस है, मैकडॉनल्ड्स है, वगैरह वगैरह। तो आपका यहाँ पर ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है इन पॉइंट्स के अंदर, सारे बच्चे अपनी बुक को रीडिंग करें। एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी का ही लिया है। एनसीईआरटी बुक को रीडिंग करें और परेशानी होती है, जो भी पॉइंट समझ में आता है कमेंट करें और पूछें। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।